we are going to discuss the factors affecting capital structure. In last lecture, I explained two things. What was first? First was that we will understand this topic of capital structure by understanding two topics. One was fixed capital and other was working capital. Right? Capital structure is made of these two type of capital. For instance, if I say there is X amount of capital in my organization, now this X amount may have been invested either in fixed capital, either in working capital, right? So whatever factors are going to affect the structure of capital, यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, उस चीज को जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो दोनों वर्किंग कैपिटल के लिए भी वही रहेंगे और फिक्स कैपिटल के लिए भी वही रहेंगे। मतलब कि चाहे वो फिक्स कैपिटल हो चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, दोनों कर मिलाकर दोनों को मिला के फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों को मिलाकर जो टॉपिक बनता है उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब के कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में जो जो फैक्टर्स बीच में आएंगे वही फैक्टर्स फिक्स कैपिटल में भी आएंगे और वर्किंग कैपिटल में भी आएंगे। सब कुछ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड है। एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट? सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है। नाउ factors affecting capital structure. We will understand the actual factors affecting capital structure. So there are two factors. Internal factors and external factors. Again, how many factors are there? Two factors. फैक्टर्स कितने तरीके के होते हैं? दो। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट? देयर आर टू फैक्टर्स. There are two factors affecting capital structure. One is internal, second is एक्सटर्नल। सर अभी ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में फर्क क्या होता है? सर ये दोनों फैक्टर्स के बीच में फर्क क्या होता है?
तो सबसे पहले समझो, इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which can be controlled by management, or you can say which are within control of management. And external factors are those factors which can't be controlled by management. Right? Internal factors are those factors which are within the control of management. External factors are those factors which can't be controlled by management. That means which are beyond the control of मैनेजमेंट. एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स है कि जो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होते. इंटरनल फैक्टर्स वैसे फैक्टर्स है जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है. राइट? सो यहां पर दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं. अभी हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? इक्विटी ज्यादा होगी, प्रेफरेंस ज्यादा होगा, डिबेंचर ज्यादा होंगे, बॉन्ड्स हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, लोन्स लेगी, बैंक ओडी करेगी, सीसी करेगी, कैश क्रेडिट. कौन से सोर्स से पैसे आएंगे? ये सारी की सारी चीजों का डिपेंडेंसी, ये सारी की सारी चीजों की डिपेंडेंसी दो चीजों के ऊपर है. एक है इंटरनल फैक्टर्स, दूसरे है एक्सटर्नल फैक्टर्स. वन इज इंटरनल फैक्टर, सेकंड इज एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं. राइट? इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं. यहां पर हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी में इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, बॉन्ड से, लोन से, ओसी से, सीसी से, या कौन से सोर्स से पैसे आएंगे. और ये अगर मैं किसी भी सोर्स से पैसे लाता हूं तो वहां पर कौन कौन सी चीजें मुझे इफेक्ट कर सकती है? What are the factors which may affect me? Right? That is considered as the factors affecting capital structure. अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये समझ लेते हो factors affecting capital structure, अगर आप factors affecting capital structure समझ लेते हो तो इसी टॉपिक के ऊपर से आगे के दो टॉपिक्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. इसी टॉपिक के ऊपर से आगे के और दो टॉपिक्स है. कौन कौन से दो टॉपिक्स है? एक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. सेम अच्छे, दोनों सेम ही है. क्यों? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर के ये दो पार्ट्स है और ये दोनों को मिलाकर ही कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है. तो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के जो फैक्टर्स होंगे वही फैक्टर्स तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को आएंगे. मान लो कि एक फैमिली है, उस फैमिली में 4 लोग रह रहे हैं.
अगर पूरी की पूरी फैमिली इफेक्ट होती है तो चारों के चारों लोगों को इफेक्ट होगा। यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर की भी एक फैमिली है और उस फैमिली के दो मेंबर्स है, वो दोनों मेंबर्स मिलाकर एक कैपिटल स्ट्रक्चर की फैमिली बनती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को जो चीज इफेक्ट करेगी वो चीज फिक्स कैपिटल को भी इफेक्ट करेगी, वर्किंग कैपिटल को भी इफेक्ट करेगी। सिंपल है लॉजिक, लॉजिक इज सिंपल, राइट? सो we will be understanding two factors. I won't explain it again and again that what is meant by internal factors and what is meant by external factors, right? Why? Because it keeps on occurring again and again. ये बारी बारी रिपीटेटिवली टॉपिक आएगा, राइट? नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे सबसे पहले ओरली समझ लेते हैं। ऑडियो चालू रखना, मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर मुझे चाहिए। कीप योर ऑडियो ऑन। आई मे आस्क क्वेश्चन टू एनीवन। राइट, फर्स्ट इंटरनल फैक्टर्स। नाउ कंपनी में पैसे कौन से सोर्स से आएंगे? इक्विटी से आएंगे, प्रेफरेंस से आएंगे, डिबेंचर से आएंगे, बॉन्ड से आएंगे। वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? इंटरनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट करता है, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल फैक्टर। तो सबसे पहला इंटरनल फैक्टर क्या है? टाइप ऑफ बिजनेस। सबसे पहला इंटरनल फैक्टर क्या है? टाइप ऑफ बिजनेस। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आप आंसर देना। मैंने आपको दोनों चीजें समझाई है, फिक्स कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। आई एक्सप्लेन यू बोथ द थिंग्स। फिक्स कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे वक्त तक इन्वेस्ट करनी पड़ती है। वर्किंग कैपिटल ऐसी कैपिटल है जो ऑर्गेनाइजेशन में कम वक्त तक एम्प्लॉय होती है, 1 साल में उसको रीपे कर देना पड़ता है, राइट? सो सबसे पहला है टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, आपका यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आपको मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, प्लांट्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, राइट? लैंड की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आपको जरूरतें पड़ेंगी, राइट? आपको फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, फिक्सचर्स की जरूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट, ये सारी की सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो मान लो कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो किसी चीज का, आपको ये सारी की सारी चीजें की जरूरत पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजों को क्या बोलते हैं? जितनी भी चीजें आपकी स्क्रीन पे एक्सप्लेन की हुई है, वो सारी की सारी चीजों को क्या बोलते हैं हेतवी? फिक्स्ड कैपिटल। वेरी गुड। फिक्स असेट्स, ये जितनी भी है उसको फिक्स असेट्स बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें को फिक्स असेट्स बोलते हैं। और फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट कैसा होता है जैनी? जैनी, फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट कितने टर्म का होता है? लॉन्ग टर्म। एक्सीलेंट, एकदम सच्ची बात। पार्थ, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट मैं कौन से सोर्सेज से लाऊंगा? अगर मेरा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का है तो मैं पैसे कहां से लाऊंगा? लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स। देन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस, डिबेंचर, right? Because to do the manufacturing I will require fixed capital and I will be bringing fixed capital from all the sources. तो मेरी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, उस कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा क्या होगा? लोन, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। यस और नो? क्यों? क्योंकि मुझे ये सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी और खरीदने के लिए मुझे लॉन्ग टर्म के पैसे चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पैसे चाहिए तो मुझे ये सारे सोर्सेज से पैसे लाने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होगा
उस यूनिट में, उस मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी में फिक्स कैपिटल ज्यादा होगी, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर ज्यादा होंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं होंगी। एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग यूनिट, कोई यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करता है, माल सामान खरीद के दूसरों को बेच देता है, ना तो वो खुद कोई प्रोडक्शन करता है, ना वो खुद किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करता है, ना ही वो कोई प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो सिर्फ एक जगह से खरीदता है दूसरे को बेच देता है। यहां पर मुझे फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मुझे ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी विधात्री? ना सर। दिव्या, यहाँ पर मुझे ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो कृष्णा, मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे ज्यादा? वर्किंग कैपिटल। एक्सीलेंट, यस यस, यू विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के पास से गुड्स खरीद रहे हो तो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, आप उससे गुड्स खरीद के उसको पेमेंट कर देते हो, जैसे ही आप अपने गुड्स सेल कर देते हो आपके पैसे रियलाइज हो जाते हैं, आपके पैसे बहुत कम वक्त के लिए इन्वेस्ट होते हैं, राइट? दैट्स वाई अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, दैट्स वाई अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, यू विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। सो आपका बिजनेस टाइप कौन सा है, कैसा है, उसके ऊपर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो यू विल रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल, और अगर ट्रेडिंग यूनिट है यू विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सा सोर्स रहेगा वो आपका बिजनेस डिसाइड करता है। पहले मैं कोई ओल्ड मशीन पे काम कर रहा था तो मुझे फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा थी, बट अभी वो मशीनरी आउटडेटेड हो गई, मुझे लगा कि मैं अभी ये नई मशीनरी खरीद नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा एक काम करता हूँ, कोई ऑलरेडी बंदा जिसके पास ये मशीन है उसको काम दे देता हूँ, बीच में से मैं कमीशन मार लूंगा, आई विल टेक माई कमीशन इन बिटवीन। तो यहाँ पर मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। पहले मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि मेरा खुद का धंधा था, फर्नीचर फिक्सर मशीनरी प्लांट सब कुछ मुझे लाना था, बट अब क्या है, अब मशीनरी एब्सोलेट हो गई, आउटडेटेड हो गई, आई विल नॉट बी एबल टू परचेज न्यू मशीनरीज इवन। तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी के पास से काम ले लेता हूं और दूसरों के पास उसको मैन्युफैक्चर करवाता हूं या तो कंप्लीट करवाता हूं और बीच का जो कमीशन होता है वो ले लेता हूं। यहाँ पर मैं ट्रेडर हो गया, अभी मुझको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ज्यादा नहीं। सो सबसे पहला है टाइप ऑफ बिजनेस। तीसरी बात इसी टॉपिक के अंदर, तीसरी बात, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, सीएस हो, लॉयर हो, तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी? आंसर इज नो। आपको फिक्स कैपिटल चाहिए, आपको फिक्स कैपिटल चाहिए, छोटी सी ऑफिस लेनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, बट यू डोंट रिक्वायर मच फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पर कम कैपिटल से भी सर्विस सेक्टर में काम निकल जाएगा, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर जो डिसाइड करता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का रहेगा। दूसरा है साइज ऑफ बिजनेस। सिंपल, साइज दो तरीके की हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की, एक सिंपली लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
एक से ज्यादा सोर्सेस हो सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आपने एक से ज्यादा फाइनेंस के सोर्सेज यूटिलाइज किए हो सकते हैं। सो आपकी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में वेराइटीज हो सकती है। और अगर आपकी कंपनी की साइज छोटी है, लेसर सोर्सेस, आपकी कंपनी में कैपिटल के सोर्सेस कम हो सकते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर लेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी की साइज बहुत छोटी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज छोटी है, तो आप अपने जो सोर्सेस है, कम सोर्सेस में से भी आपका काम निकाल सकते हो। राइट? तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज कैसी है उसके ऊपर भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। इफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, you may require more fixed capital, you may require more working capital, right? So your size of organization also affect the capital structure, right? After that, first of all we will read this too. See, यहाँ पे सिर्फ दो दो लाइन में दे दिया है पर हमने अच्छे से समझा है। मैंने आपको दोनों का एग्जांपल देके समझाया कि क्या क्या हो सकता है। पार्ट रीड करो, इंटरनल फैक्टर्स, टाइप ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस पढ़ो। Type of business. More fixed capital is required in the large-scale manufacturing units, while less fixed capital is required in trading units. In service unit, the fixed capital investment is determined on the basis of service. Size of business. Due to large-scale activities, big business units require fixed capital in large proportion. Small-size industrial units require comparatively less fixed capital. Trading units require less fixed capital comparatively. After third is estimation of business income. Estimation of business income. This means what is your income going to be in future? आपकी फ्यूचर में इनकम की सर्टेनिटी क्या है? आपकी इनकम कितनी होगी? तो इनकम दो तरीके की होती है, एक सर्टेन इनकम होती है, दूसरी अनसर्टेन। एक होती है सर्टेनिटी, दूसरी होती है अनसर्टेनिटी। एक होती है सर्टेनिटी, दूसरी होती है अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग इनकम। मान लो कि आपकी इनकम सर्टेन है, आपको पता है कि आपको इनकम मिलने ही वाली है। इन दिस केस यू में ऑप्ट फॉर बोरोड फंड। इस केस में आपको बोरोड फंड के लिए जाना चाहिए, इस केस में आपको बोरोड फंड लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बोरोड फंड्स होते हैं, बोरोड फंड में the borrowed fund you are required to pay fixed interest. आपको फिक्स इंटरेस्ट कंपलसरी पे करना पड़ेगा और आप फिक्स इंटरेस्ट का बर्डन तब भी बेयर कर पाते हो, आप फिक्स इंटरेस्ट का बर्डन तब भी झेल पाते हो, राइट? आप फिक्स इनकम का बर्डन तब भी झेल पाते हो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनकम की सर्टेनिटी हो। मैं लोन तब भी लूंगा जब मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में इसके इंस्टॉलमेंट्स पे कर पाऊंगा। तो अगर मेरी इनकम सर्टेन है तो ही मैं बोरोड फंड के लिए जाऊंगा, मेरी इनकम सर्टेन नहीं है तो मैं बोरोड फंड इश्यू करूंगा नहीं। आई विल नॉट बोरो फंड। मुझे पता है अभी कार खरीदने के लिए मेरे पास डाउन पेमेंट है, पर डाउन पेमेंट में पे कर दूंगा तो उसके बाद मैं ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा, तो मैं कार नहीं खरीदूंगा। क्योंकि मेरी इनकम सर्टेन है, मेरी इनकम अनसर्टेन है। और अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में मेरी इनकम होगी ही होगी, इतना तो मैं कमा ही लूंगा, तो उस सिनेरियो में आप बोरोड फंड के लिए जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उसी केस में तब भी फिक्स इंटरेस्ट झेल पाओगे, उसका बर्डन सह पाओगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं बारी बारी में ये एग्जांपल देता रहता हूं, राइट? दो सगे भाई,
मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। एक भाई, दो भाई में से एक भाई डूब गया, टॉप 10 में था, जो कभी टॉप 10 में था, टॉप 10 बिलियनर्स में था, राइट। वो डूब गया, क्यों? क्योंकि उसके पास जो बोरोइंग्स थी वो एक्सेसिव थी और उसकी इनकम अनसर्टेन थी। अनिल अंबानी का मेन प्रॉब्लम क्या था? ही हैड एक्सेसिव बोरोइंग। चाइना सबका फायदा करके चला जाता है, अनिल अंबानी ऐसा बंदा है जिसने चाइना का 5,000 करोड़ का फायदा कर दिया, चूना लगा दिया। जब रीपेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती तो बोरो ही क्यों करते हो? ये टॉपिक हमें ये सिखाता है। और उसी के साथ हम अनिल अंबानी की बात करें तो अनिल अंबानी ने एक टारगेट रखा था कि मैं कुछ ही महीनों में मेरी जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसको मैं जीरो डेट कंपनी कर दूंगा, जीरो डेट कंपनी। एंड यस, रिलायंस ऑफ मुकेश अंबानी इज जीरो डेट कंपनी नाउ। 1 रुपए का भी बोरोइंग नहीं है उसके पास, किसी से 1 रुपया भी उसने उधार नहीं लिया। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो अगर कंपनी की इनकम सर्टेन है, अगर कंपनी की इनकम सर्टेन है तो उसको बोरोड फंड के लिए जाना चाहिए। बट अगर कंपनी की इनकम अनसर्टेन है, कंपनी शुड नॉट गो फॉर बोरोइंग्स, रादर it should look for issuing equity shares or preference shares और डिबेंचर। और इक्विटी और डिबेंचर भी नहीं, सॉरी, प्रेफरेंस और डिबेंचर भी नहीं। एक टाइम की अगर कंपनी ये नहीं इश्यू करती तो भी चलेगा, क्योंकि उन दोनों में भी फिक्स बर्डन आता है। सो इन दिस सिनेरियो इक्विटी शेयर्स आर दी बेस्ट ऑप्शन। सर्टेन इनकम है तो बोरोइंग करो, अनसर्टेन इनकम है तो इक्विटी से पैसे लाओ। सिंपल एज दैट। राइट, आफ्टर दैट फोर्थ इज nature and requirement of assets। nature and requirement of assets हम लोग ये 1001 बार पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की असेट्स होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म असेट्स और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म। अगर आपको असेट्स की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म के लिए, देन गो फॉर इश्यूइंग वर्किंग कैपिटल। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, देन गो फॉर फिक्स कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज क्या है, फिक्स कैपिटल के सोर्सेज क्या क्या है, आई वॉन्ट से इट अगेन एंड अगेन। एक की एक बात मैं बारी बारी नहीं दोहराऊंगा, राइट? पार्थ, रीड इट। Estimation of business income. Earning of business may be certain or uncertain. Company can depend on borrowed capital if future estimated earning is fixed and handsome. Nature and requirement of assets. If requirement of fixed assets are on large scale in business, then the ratio of equity share will be high in capital structure. Due to high investment in fixed assets, it is also considered whether fixed assets are to be purchased or to be acquired, hire purchase or on lease. राइट, कंपनी के पास ऑप्शन होता है। कोई भी असेट या तो कंपनी परचेज कर सकती है, या तो उसको लीज पे या तो हायर परचेज पे ले सकती है। कंपनी कोई भी असेट को अक्वायर कर सकती है, या तो उस प्रोडक्ट को वो बनाने के लिए खुद का, एग्जांपल देता हूं मैं,
आपको कोई फैक्ट्री शुरू करनी है, आपको कोई फैक्ट्री शुरू करनी है, तो आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लैंड परचेज भी कर सकते हो। और अगर आपकी परचेसिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप उसको रेंट के ऊपर, लीज के ऊपर भी ले सकते हो। आप मशीन खुद के पैसों से परचेज भी कर सकते हो और आप उसको हायर परचेज भी कर सकते हो, मतलब कि आप उसको लोन के ऊपर भी ले सकते हो या तो रेंट के ऊपर भी ले सकते हो। मशीन भी रेंट के ऊपर आते ही है, जैसे कि जेसीबी। यू वॉन्ट बिलीव, जेसीबी अगर आपको यूज करना है तो उसका एक एक घंटे का रेंट होता है, उसका एक एक दिन का 6-6 हजार रुपया रेंट आता है। राइट, सो रादर टू परचेज और इट अक्वायर ऑन लीज। एक सीधा सा इसका एग्जांपल दे दूं, नवरात्रि में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको पता है, खास करके तो गुजराती की ही बात करता हूँ, उनको पता है कि यार 9 दिन में हम 4-5 दिन बाहर गरबे गाने जाने वाले हैं, तो एक बार पहनने का कोई ट्रेडिशनल वेयर और फिर पूरा साल वो कबर्ड में पड़ा रहेगा और नेक्स्ट ईयर तो साइज भी उसकी मैच नहीं होगी, तो इससे अच्छा लाना किसी फ्रेंड का बोरो कर लेता हूँ। आपके पास ऑप्शन था, आपके पास ऑप्शन था, राइट, आप उसको परचेस भी कर सकते हो, आप उसको किसी और के पास से बोरो भी कर सकते हो। आपको जो कन्वीनियंट लगेगा आप वो करोगे। आपकी मेंटालिटी के ऊपर जाता है, आपकी एबिलिटी के ऊपर जाता है, आपके स्टेटस के ऊपर जाता है। उसी तरीके से कंपनी की बात है, राइट। इफ ओके डन, रिज्वाइन कर दो ना बता।